हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेस्ट इज हिस्ट्री। और ये हमारा पहला पॉडकास्ट है जहां हम बात करेंगे अनिरुद्ध से इस सब्जेक्ट पर कि क्या ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी इंडिया एक कंट्री था या फिर बाद में इंडिपेंडेंस के बाद वो एक कंट्री बना। एज इफ आई नो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले या ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, यानी कि हर एक स्टेट अपने आप को एक देश मानता था और उसके अलग अलग राजा थे, अलग अलग उपनिवेश थे, अलग अलग बहुत सारे, इस पूरा महाद्वीप अलग अलग छोटे छोटे देशों में बटा हुआ था और इंडिपेंडेंस के बाद उसको एक कंट्री के रूप में सामने लाया गया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो अनिरुद्ध, आप तैयार हैं? मैं एकदम तैयार हूँ। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। बहुत दिनों बाद हम इस चैनल पर बहुत टाइम बाद रेस्ट इज हिस्ट्री में वापस आ रहे हैं हम। वापस आ रहे हैं, है ना? काफी क्योंकि सारे आप भी काफी बिजी थे अपनी पढ़ाई में, और विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अपनी ग्रेजुएशन खत्म की। हाँ, गुड। IHM से। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि अब वापस अपना हिस्ट्री पे वापस आते हैं, जो कोर इंटरेस्ट था उस पे वापस आते हैं। वो तुम्हारा कोर इंटरेस्ट है, आई नो। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया है आज। कि इंडिया एज अ कंसेप्ट क्या बिलीव करते थे लोग। मतलब हिस्ट्री की बुक्स में मैंने हमेशा पढ़ा है ना, और लेकिन फिर भी जानने की हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी कि कैसे ये हुआ, कैसे ये डिसाइड हुआ, है ना, और किन मुद्दों पर ये बातें हुई, किस वजह से ये सब किया गया, तय किया गया कि उसको एज अ कंट्री फिर आगे बढ़ाया जाए। हम इसको ऐसे देख सकते हैं मेरे हिसाब से कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट था, एक सिविलाइजेशन थी। एक कंट्री के वे में हम उसे नहीं ले सकते। सिविलाइजेशन होती है जहाँ पे लोग अलग अलग उसमें एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, अपने लाइफ वे स्टाइल से एग्जिस्ट करती है, बट सबके कॉमन हिस्ट्री होती है, कॉमन रिचुअल्स होते हैं, और कॉमन रूल्स एंड लॉज होते हैं। ऐसे मिलिट्री के लॉज अलग हो गए, फिर रिचुअल्स पूजा पाठ के लॉज अलग हो गए, फिर सोशल और बाकी क्लासेस के लॉज अलग हो गए, और नॉर्मल वर्किंग क्लास के लॉज अलग हो गए, बट एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं कि ये हमारे ओरिजिन्स थे। जैसे हम देख सकते हैं कि सबसे पुराना सेक्ट जो इंडिया में एग्जिस्ट करता था वो कश्मीर शिवाइज्म था। तो शिव भगवान की ओरिजिनल पूजा वो कश्मीर से शुरू होती थी। अच्छा, और वो वहां से ओरिजिन है जी। और आदि शंकराचार्य ने कैसे पूरे के पूरे भारत के चक्कर लगाए इधर से उधर, और शक्ति पीठों की स्थापना की, और फिर अलग अलग स्तंभों की स्थापना की। तो उन्होंने जितना डिस्टेंस कवर किया, हिमालय से लेके रामेश्वरम तक, इधर से उधर, सिंध से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी जैसे हम बोलते हैं, जी, सिंध से लेके बंगाल की घाटी वहां तक जाके, सबरबन वगैरह जाके, उन्होंने जहां जहां पे भी शक्तिपीठ वगैरह बनाए या फिर जितने भी स्तंभ वगैरह बनाए, वो सारे ये दिखाते हैं कि ये भारत की बाउंड्री एंशिएंट सिविलाइजेशनल एस्टैब्लिश थी कि ये ये जो आज भारत बना है, जो ये भारत का मैप हम देखते हैं आज, वो उसी बेसिस पर बेसिकली एक भारत का निर्माण किया गया, एक मतलब इंडिया को बनाया गया, हिंदुस्तान को। ओके, तो वो सिविलाइजेशनल कंसेप्ट था। बट ऑब्वियसली सारे के सारे इंडिया में क्योंकि हर राज्य के अपने अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई थी, तो उसके हिसाब से उनकी दिक्कत ये हुई कि उनके ईगोज भी अलग थे। बिल्कुल। उनके लॉज भी अलग, ऑल्दो सेम थे, उनकी कंडीशंस उनको लेके बहुत अलग थी। ऐसा था। लेकिन भारत एक खोज एक बहुत पुराने जमाने का सीरियल है। एक्चुअली वो हमारे स्कूल में जब मैं थी तो तब भारत एक खोज आता था, तो उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों को पूरे हिस्ट्री की जानकारी मिली। वो बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उस वक्त हम लोग भी उसको संडे को आता था, हम लोग बहुत इंटरेस्ट से देखते थे। तो जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया में एक बहुत बढ़िया डायलॉग था जो मोहम्मद गौरी ने बोला था कि जमीन किसी के भी बाप या खानदान की रियासत नहीं होती है, जमीन को हथियाया जाता है, जमीन को अपने हक से लिया जाता है। तो वैसे ही जमीन का हमेशा बंटवारा बढ़ते रहता है। जहाँ पे भी ज्यादा उपजाऊ जमीन हुई, जहाँ पे भी ज्यादा फर्टाइल लैंड्स वगैरह हुए, वहां पे लोगों ने डिसाइड किया कि हम वहां पे ज्यादा रहना चाहते हैं कंपेयर टू बैरन लैंड जहाँ पे खाली जमीन है। कौन रहना चाहता है? क्यों अफगानी या तुर्की अपने लैंड को छोड़ के इंडिया सिंधु नदी क्रॉस करके, वो 5 नदियां क्रॉस करके क्यों इंडिया में घुसते थे? उस वक्त तो कितना मुश्किल था, मतलब ट्रैवल करना, फिर भी वो लोग इतनी दूर दूर से ट्रैवल करते थे। मतलब आज भी हमारे लिए इतना मुश्किल है, मतलब हम फ्लाइट पकड़ेंगे, इतना महंगा टिकट, और वो लोग पैदल घोड़ों पर सवार होकर या अपने अलग अलग सिस्टम से बैलगाड़ियों पर जैसे भी वो लोग आते थे। ये बहुत बड़ी बात है, मतलब, और क्योंकि यहाँ फर्टाइल लैंड उन्हें मिला। तो वो जैसा मैं कह रहा था, वो जो लैंड वगैरह है, क्यों कौन नहीं आना चाहेगा इस लैंड पे? सबसे पुरानी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, अगर हम अप टू डेटेड माइथोलॉजी या फिर पुरानी हिस्ट्री, एकदम एंशिएंट
अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री को हटाए, सपोज महाभारत को अगर हटा सके, तो फिर हम अगर ये ऐड करें कि जैसे आर्यंस जब आए थे इंडिया में, जो आज के शाका या फिर रशिया के रीजन से बिलोंग करते, सर्बिया वगैरह के, जेनेटिकली आर्यंस वही से बिलोंग करते थे। तो वो जब इंडिया है, उन्होंने यहाँ की लोकल पॉपुलेशन को हटाया। अच्छा। फिर वो जो कहते हैं द्रविडियंस है, वो पुश करके नीचे साउथ इंडिया गए और वो आर्यंस ऊपर सेटल हो गए। फिर हजारों, फिर महाभारत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, ये वो हुआ। फिर उसके बाद अरेबिया से जब अब्बासिद कैलिफेट से सारे राशिदन कैलिफेट, जब खिलाफत सारी की सारी ये इस्लामिक ये जब ताकतें जब इंडिया की तरफ आई सिंध से, तो वो सिंध की तरफ आई। फिर उसके बाद अलग अलग, फिर अफगानी आए, गजनी आया, घोरी आया, अब्दाली आया। तो लोग आते गए और अपनी टेरिटरीज बढ़ती गई। तो वो कभी अंदर जा रही है, कभी बाहर जा रही है, मोस्टली अंदर ही जा रही थी। तो उसके हिसाब से हर एथनिक ग्रुप ने अपना अपना लैंड बांटा। तो उसके हिसाब से, बट यूजुअली जो नेगेटिव्स जो थे वो ये था कि सपोज हम सबसे फर्स्ट इन्वेजन्स की बात करें अगर हम, तो दिक्कतें ये थी कि जो वहां पे थे शाही किंगडम्स थे अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान के शाही किंगडम्स थे। तो वो पहले वहां थे। वो काइंड ऑफ बुद्धिज्म में भी थे, बट वो रिचुअल हिंदू पेगन रिलीजन में ही मानते थे। तो उसको फिर गजनी लोगों ने, जो गजनी थे वो खुद तुर्की थे, जो आज के उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान से आए, वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए। ओह अच्छा। हाँ, वो सारे इस्लाम में कन्वर्ट हुए। उन्होंने फिर अफगानिस्तान में अपनी जमीनें जमाई, उन्होंने शाही किंगडम को खत्म कर दिया और वो वहां पे सेटल हो गए। अगले फिर उससे फिर सिंधु नदी, पंजाब, आज का जो पूरा पंजाब फर्टाइल लैंड था। हाँ, पंजाब का मतलब पंच जो नदियां थी, वो पूरा फर्टाइल लैंड था, जहाँ पे कि सब लोग आके कलेक्ट हुए। हाँ एग्जैक्टली। तो ऐसे लैंड में कौन नहीं रहना चाहेगा? हाँ, बिल्कुल। तो फिर हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर सनातन धर्म की अगर कोई वो है सभ्यता, वो अफगानिस्तान से लेके आज के रामेश्वरम तक सेटल्ड थी। ठीक है। फिर उसके बाद बुद्धिज्म फैला पूरे देश भर में, गौतम बुद्ध ने फैलाया, देश के बाहर भी, फिर अशोका ने फैलाया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। बट वापस आते हैं हम, तो शाही किंगडम्स जो थे वो पहले खत्म हुए। अच्छा। उसके बाद फिर जब मोहम्मद गोरी का समय आया, गजनी गया, गजनी ने लूटा सोमनाथ को, गुजरात तक गया वो। 16-17 बार लूटा। खैर 16-17 बार नहीं था वो, बट उसने इनफ टाइम्स लूटा कि बहुत नुकसान हुआ सभ्यता को। बट उसके, क्योंकि उसने कंट्रोल नहीं जमाया गुजरात में, तो वो चला गया और वहां पे किंगडम्स रीएस्टैब्लिश हो गए, वापस वो टेरिटरी बन गई। बट एलिमेंट्स इस्लाम के शुरू हो चुके थे इंडिया में। वही उसकी बुनियाद थी। हाँ, नहीं, बुनियाद वो नहीं थी। बुनियाद तो पहले से, बुनियाद वो थी जब उमायद खलीफेट से मीर कासिम आए थे। अच्छा। आज के सिंध प्रांत में जो पाकिस्तान में है। उन्होंने वहां के राजा दाहिर को मार के अपना पहला फर्स्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इस्लामिक किंगडम एस्टैब्लिश किया था सिंध में। जी। तो फिर ये काफी इंटरेस्टिंग बात है कि मीर कासिम खुद बहुत यंग एक लड़का था और उसने इतने बड़े राजा को हराया, क्योंकि एक तरीके से राजा दाहिर खुद राजपूत थे। अच्छा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी राजा जो इंडिया में रहते थे वो सारे राजपुत्र हुए, सब राजाओं के बेटे। तो वो राजा थे अलग, तो वो हुए राजपूत ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हुए राजपूत ही। तो जैसे वो राजपूत वगैरह हुए, तो सिंध में भी राजपूत थे, राजस्थान में भी राजपूत थे, यूपी में भी राजपूत थे, कन्नौज वगैरह में पूर्विया, जो पूरब की दिशा वाले राजपूत को पूर्विया राजपूत कहते थे, जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत यूज किया अपनी कैंपेन्स के लिए ऑल ओवर इंडिया। तो वहां के राजपूत अलग हुए। ऐसे ऐसे हर जगह राजपूत इंडिया में भरे हुए थे। अब हुआ क्या, गजनी का हुआ। फिर ऐसी सिचुएशन आई थी कि इस्लामिक हमलाकारियों को, जो इस्लामिक अटैकर्स थे, उनसे डिफेंड करने के लिए लोगों के अंदर मेंटालिटी बहुत कमजोर हो गई थी। लोगों के अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि एक सिर्फ एक रिलीजियस जील से हमला कर रहा है कि मेरे को एस्टैब्लिश करना है इस्लाम पूरी दुनिया में। उसका जो एम था वो रिलीजियस ज्यादा था। हाँ, उनका कंसेप्ट ही रिलीजन पे बेस्ड था, जबकि यहाँ पे लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता था। यही तो है हमारी सभ्यता, इसमें क्या है। हम तो, और जब तुम एक सिविलाइजेशन से
बॉर्न होते हो कंपेयर टू जब एक रिलीजन से बॉर्न होते हो, तुम्हारे अंदर किसी को कन्वर्ट करने की इच्छा नहीं रहती। हाँ, क्योंकि तुम्हारे लिए वो सब कुछ तुम्हारा अपना सब एक है, सबका एक ही सब है, लोग एक वसुदेव कुटुंबकम का जो कंसेप्ट है, दुनिया एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है। ये थी हिंदुइज्म और सनातन धर्म की। बट फिर जब लोगों को लगा, ब्राह्मणों को जो लगा कि अब खतरा बढ़ते आ रहा है, तो हर कोई अपनी अपनी एक कथाएं लिखना शुरू करता था, जिनको हम पुराण कहते हैं। पुराण, हाँ। तो फिर एक कथा लिखी गई कि मेरू के पहाड़ में राक्षसों ने पंडितों पे हमला किया। तो उनकी ये सिर्फ एक कथा थी, ये उनका मानना है। अच्छा, ये उनका मानना है कि उनकी स्टार्टिंग शुरुआत जैसे शिव, जैसे समुद्र मंथन हुआ, वैसे ही इन लोगों का शुरुआत कैसे हुई। जो प्राइमरी राजपूत थे जिन्होंने इंडिया की रक्षा अपने एरिया की प्लस आज के इंडियन सब कॉन्टिनेंट की टिपिकल रक्षा शुरू करना की, वो कौन थे? जो गोरी वगैरह से। तो उनकी शुरुआत मेरू के पहाड़ में राक्षसों ने हमला किया ब्राह्मण लोगों पे। तो उन्होंने हवन किया और फिर उसमें से 3 राजपूत क्लैंस निकले। अच्छा जी, प्रतिहास, चालुक्य और सोलंकी। अच्छा। और फिर जब ये भी नहीं लड़ पाए, तब उन्होंने आखिरी भस्म डाला और फिर चौहान निकले। तो ये 4 अल्टीमेट क्लैंस थे, राजपूत क्लैन। यस, पामर, चौहान, चालुक्य, सोलंकी, ये सब के सब, ये 4 मेन थे। और फिर चौहान सबसे सुप्रीम थे। अच्छा। तो हर क्लैन का, जैसे परमार राजपूत का अलग ओरिजिन स्टोरी थी कि परशुराम ने जब अपनी धेनु गाय का बदला लेने के लिए सारे क्षत्रियों को मारा, फिर उनको बचाने के लिए परमार राजपूतों का जन्म हुआ। बट फिर जब परमार राजपूत भी नहीं कर पाए, तब चौहान राजपूतों का जन्म हुआ। तो ये अलग अलग ओरिजिन स्टोरीज थी हर राजपूत क्लैन की। जैसे इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरी थी, तो राजस्थान के बॉर्डर पे शुरू हो गया था ये सब। और फिर चौहान राजपूतों ने अजमेर से लेकर दिल्ली तक सब जीत के रखा था। तो उस समय इंडिया के टॉप लीडर, टॉप किंगडम अगर इंडिया में कोई था तो वो चौहान ही थे। बट ताराइन की बैटल में पहली 1191 में वो जीत गए। तराई की लड़ाई हम हिंदी में बोलते हैं ऐसे। हाँ, तराई की लड़ाई। बट दूसरी लड़ाई में वो हार गए और फिर इस्लाम की शुरुआत हुई। ओके। जिसको मोहम्मद गोरी कंटिन्यू नहीं कर पाया, बट उसका जो स्लेव था या गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, वो जीत गया। और उसने नॉट ऑफिशियली, बट उसने पहली दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ऑफिशियली इल्तुतमिश ने की, क्योंकि उसको खिलाफत से परमिशन मिल गई थी। अच्छा। हाँ, जैसे हम सुबह इस बारे में बात कर रहे थे। हाँ, जैसे कि क्रिश्चियंस को पोप से परमिशन चाहिए थी कुछ भी वर्ल्ड में करने के लिए। सिमिलरली इस खिलाफत को या कैलिफेट से सल्तनतों को किसी भी सल्तनत को कैलिफेट से सील चाहिए थी। एक कैसे कह सकते हैं, कंफर्मेशन की एक्सेप्टेंस की हाँ, हम तुम्हें अलाउ कर रहे हैं, तुम्हें द होल ऑर्डर तुम्हें अलाउ कर रहा है। अगर होली ऑर्डर तो तुम कर सकते हो, वरना तुम नहीं कर सकते। ऐसा सिस्टम इंडिया में नहीं था। इतना कट्टरवाद या फिर इतना रिजिड सिस्टम नहीं था इंडिया में। फिर बात आई कि फिर वो बॉर्डर पूरा का पूरा चेंज हो गया। जितने भी किंगडम्स थे वो अपने अपने एरिया में सेटल्ड थे और वो अपने में ही लड़ते थे। बट उनकी बाउंड्री सेटल्ड थी। सिंध का राजा सिंध में रहेगा। चौहान थोड़े ऐसे जो बटा हुआ था इंडिया, मतलब उस वक्त, है ना, मल्टीपल किंगडम्स में, मल्टीपल किंगडम्स। सिमिलरली बढ़ते 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 बहुत सारे किंगडम्स थे, वो अपने में लड़ते झगड़ते थे और अपने में सेटल रहते थे। इसलिए इंडिया को हम एक सब कॉन्टिनेंट बोलते थे। इंडिया एक कंट्री को नहीं, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। यही था। सिमिलरली आज भी इंडिया, जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तब इंडिया बना है। तब इंडिया बना, बिल्कुल। हाँ, गणराज्य है, एग्जैक्टली। तो यही था। बट एक और पॉइंट ऑफ व्यू कह सकते हैं कि विजनरी लीडर्स का जो विजन होता है वो बाकी लीडर से अलग ही रहता है। हाँ, ये एक बड़ी बात। एक विजनरी लीडर की जो माइंडसेट होती है वो अलग ही रहती है। वो हर चीज को अपने वे में देखना चाहता है। नंबर 1। नंबर 2, सोचेगा अगर मैं एक्सपैंड करूं तो पूरे के पूरे अपने एरिया के सबके एरिया में कंबाइन करो और उनको अंडर वन रूल लाओ। या फिर अगर हिस्टोरिकली कुछ हमारा था तो वो हमारा ही रहेगा। ये विजन जितने भी लीडर्स में इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने देखा है, वो सबके सबकी वजह से आज एक सक्सेसफुल उनका नाम दुनिया में एस्टैब्लिश हुआ है। इसमें हम अकबर को गिन सकते हैं। बिल्कुल। हम महाराजा रंजीत सिंह को गिन सकते हैं। उन्होंने बड़े लार्ज स्केल पे देखा दुनिया को, है ना। उनकी सोच बहुत बड़ी थी। अकबर ने पूरे के पूरे कंदाहार, काबुल से लेके गुजरात, मालवा, फिर मध्य प्रदेश, आज के मध्य प्रदेश तक कॉन्कर किया, बंगाल वगैरह वगैरह।
फिर औरंगजेब ने कांदाहार, काबुल से लेके आज के तमिलनाडु तक जीता। महाराजा रंजीत सिंह ने पूरा का पूरा पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कंदाहार, तिब्बत में हमला किया, चाइना पे हमला किया, नेपाल को हराया, कश्मीर उनके पास था, राजस्थान के पार्ट्स उनके पास थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो खैर पूरा का पूरा ही जीत लिया, अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। और मराठाओं ने एक्चुअली कंसेप्ट शुरू किया था कि अटक से कटक, अटक मतलब पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर पे जो है, अटक एक फोर्ट था, और कटक उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में कटक है। तो ये मराठाओं का था। और ये कंसेप्ट जो था कि हिंदू राज करेंगे, जिसे लोग हिंदू पदशाही कहते थे, अच्छा, वो शिवाजी महाराज की वजह से आया। अच्छा, वरना वो भी पहले अनसेटल्ड सा था। हाँ। वो भी उनका विजन था बहुत बड़ा, इसलिए मराठाओं को जब पेशवा, ये मराठा कन्फेडरेसी बननी शुरू हुई, जब पेशवाओं ने अपना रूल चलाना शुरू किया अंडर द नेम ऑफ छत्रपति, जो खुद मुगलिया सल्तनत के अंडर में थे। ये बात लोगों को ज्यादा पता नहीं, बट वो खुद मुगलिया सल्तनत के अंडर में थे। बट क्योंकि मराठाओं को विजन था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक विजन था कि सारी काशी, मथुरा हम ये लिबरेट करेंगे, हम होली सिटीज इंडिया की लिबरेट करेंगे, हम अटक से कटक तक जीतेंगे। तो फिर उनका भी एक्सपैंड करने का बहुत जल्दी किया, और इसकी वजह से उन शिवाजी महाराज की डेथ के 80 इयर्स बाद उन्होंने 1758 में उन्होंने पूरा का पूरा एक मराठा साम्राज्य एस्टैब्लिश किया, जिसको हम एक्चुअली कह सकते हैं कि लास्ट 1000 इयर्स में अगर कोई बहुत ग्लोरियस हिंदू कोट एंड कोट एम्पायर रह चुका है तो वो मराठाओं का था। जब दिल्ली में सल्तनतें हिलती थी, एक दूसरे से मारते थे, जब मुगलिया सल्तनत हिली, उसका सबसे करीबी फायदा किसे उठाना चाहिए था? राजपूतों को। बट जब तुम्हारे अंदर वो विजन ही नहीं है एक्सपेंशन का, जो तुम अपने में ही लगे रहोगे और तुम्हारे अंदर वो ही नहीं है एक थॉट कि मैं लिबरेट करूं सिटीज को, या फिर मैं पूरे इंडिया को एक्सपैंड करूं कि ये तो है ही हमारा, तो फिर तुम कैसे जीत पाओगे? जिसका फायदा दिल्ली से बगल में, अजमेर बगल में कितना दूरी होगा, 200, 300, 400 किलोमीटर। दिल्ली से जयपुर 200 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन दिल्ली से पुणे 1000 मीलों दूर है। फिर भी वहां से वो लोग, फिर भी मराठे पहले पहुंचे, क्योंकि उनके अंदर एक विजन था। जब एक लगन थी, एक लगन थी कि हमारे लीडर ने हमें एक गोल दिया है, हम उसी के बेसिस पे चलेंगे। उसमें हम हारे जीते अलग बात है, पर हम ट्राई तो करें। बिल्कुल। बट अब जैसे मैंने बोला कि एक विजन होना चाहिए कि पूरा इंडिया हमारा है। वो विजन कैसे हम प्रूव कर सकते हैं? जैसे महाराजा रंजीत सिंह थे, जब आज तक के इतिहास में अफगानिस्तान को एक ऐसी इकलौती कंट्री, अफगानिस्तान को क्या कहते हैं, द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ये अफगानिस्तान को टाइटल दिया गया है वेस्ट के द्वारा कि उसको कोई कंट्री नहीं सेटल नहीं कर पाई। अलेक्जेंडर आया मर गया, हुड आए मर गए, तुर्की आए मर गए, अफगानी लेकिन जब आए वो सेटल हो गए, जो पश्तून बाकी ट्राइब थी। बट जिसने भी इन्वेड किया, इवन मराठा भी पहुंचे, और वो तो बहुत जल्दी निकल गए। अंग्रेज आए वो भी नहीं कर पाए, पर्शियंस आए ईरानी वो भी नहीं कर पाए, तो वो ग्रेवयार्ड एम्पायर्स बन गया। तुम्हारा एम्पायर अगर यहाँ आया, सोवियत भी, वो तुम मर जाओगे, तुम नहीं सेटल कर पाओगे, वो इतना ताकतवर है। बट उनको जीतने वाले सिर्फ एक ही ट्राइब है, सिख एम्पायर। महाराजा रंजीत सिंह के अंडर में हरी सिंह नालवा, जिनका आज भी डर फैला हुआ था सिख अफगानियों के अंदर। ये एक्चुअली पोएम्स लिखी गई थी कि जब भी महाराजा रंजीत सिंह आते हैं तो अफगानी चुन्नी पहन के भागते थे। ये ऐसे में हुआ था, माँ अपने बच्चों को सुलाती थी, सो जा वरना आ जाएगा हरी सिंह नालवा, नहीं तो ठाकुर आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा। ये सिखों में भी यही फैला हुआ था। उस वक्त जो उनके अंदर जो ताकत थी, देखिए उस वक्त ना कोई ये लेटर, मतलब ना इंटरनेट होता था ना कुछ, लेकिन उनकी जो अंदर की जो क्षमता थी, उससे वो वहां तक उनकी शक्ति पहुंचती थी, उनका इन्फ्लुएंस पहुंचता था। तो एक विजनरी लीडर यही कर सकता है। तो जब महाराजा रंजीत सिंह ने काबुल को एनेक्स किया, जब काबुल जीता, तब उन्होंने अपनी 3 से 4 कंडीशंस रखी थी। उनमें से एक ये भी थे कि गायों का स्लॉटर बैन कर दो। लेकिन सबसे पहली कंडीशन पता है क्या थी? सोमनाथ मंदिर के जो दरवाजे हैं, जो अगर महाराजा रंजीत सिंह 19th सेंचुरी में हमला किया था, या 17th सेंचुरी के एंड में हमला किया था, काबुल जीता था, बट आज से 700-800 साल पहले, और वो सोमनाथ मंदिर कहाँ था? गुजरात में। ये लोग कहाँ के राजा है? सिख। वो भी उस समय तो सिख एक रिलीजन बन गया, और वो कहाँ का एम्पायर है? पंजाब का।
पंजाब और गुजरात बहुत दूर है। हाँ। और उस समय की मेंटालिटी के हिसाब से तो कोई वास्ता ही नहीं इन लोगों का। हाँ। कि वहां पे सल्तनत थी और यहाँ पे सिख एक नया रिलीजन बना है। हाँ। जो अपने रुतबे से पूरे 5 नदियों सिंधु से लेके सतलज तक जीत रहे हैं। तो उन्होंने पहली कंडीशन क्या रखी काबुल जीतने के बाद कि 600 साल पहले या 700 साल पहले तुम्हारे जो गजनी राजा थे, तुमने जो हमारे सोमनाथ के मंदिर उठाए, उससे जो लूटपाट मचाई, जो दरवाजे तुमने जो लिए थे, इतना सारा सोना उन्होंने लूटा। कहते हैं कि उसके बराबर लूट आज तक नहीं हो, मतलब इतना वो उस वक्त ले गए कि अब भी उसको हम उसकी भरपाई नहीं कर पाए। इतना उन्होंने लूटा। ऐसा लोग ब्रिटिशर्स के लिए भी कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो 45 ट्रिलियन डॉलर्स इंडिया से उठाए थे, आज तक रिपे नहीं हो पा रहा है, हो भी नहीं पाएगा। खैर जो जीता वो सिकंदर, ये तो है ही। बट सोमनाथ के मंदिर के गेट्स जो थे, सनातन सिंह ने बोला कि वो लौटाओ हमें। अब उनका क्या रिलेशन सोमनाथ से, पर फिर भी उनके अंदर एक विजन था कि ये इसका क्या मतलब, पूरा सब कॉन्टिनेंट एक ही सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है। वहां से वो थॉट बढ़ना शुरू हो चुका था। नहीं, ये थॉट हर लीडर में रहता है। एक बड़े लीडर में हमेशा ये थॉट मिलेगा। अब वो किसी भी रिलीजन का हो, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने कश्मीर से लेके मलिक कफूर, जो हमने पद्मावती मूवी देखी थी, उसमें मलिक कफूर जो बना था, उसको रामेश्वरम तक भेजा था कि तुम पूरा सब कॉन्टिनेंट जीत के आओ। अलाउद्दीन खिलजी की 2 कंडीशंस थी जब वो राजा बना था। मैं अलेक्जेंडर की तरह सिकंदर साइनी, मतलब सेकंड अलेक्जेंडर बनूंगा, तो मैं पूरा का पूरा दुनिया जीतूंगा मैं भी, और दूसरा मैं अपना रिलीजन बनाऊंगा, अपना को भगवान बनाऊंगा। तो दोनों कंडीशंस तो खैर मना कर दी गई थी उसके एडवाइजर्स ने, कि प्लस वो ड्रंक था उस समय। बट उन लोगों ने बोला कि आपको बाहर दुनिया जीत लोगे, ठीक है, पर पहले आप इंडिया तो जीतो। बोला आप जो सिंधु नदी के अंदर का एरिया है वो तो जीत लो, उसके बाद आगे चले आना। तो उसका क्या मतलब था, अमीर खुसरो, उस 13th सेंचुरी के लीडर्स, इन लोगों को ही पता था कि एक सब कॉन्टिनेंट का एक एरिया है, तुम पहले वो तो जीत लो। इसका मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जीत रहा था, उसको पता था कि ये एक रीजन है पूरा का पूरा एक। जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी इंडिया को जीता, आज के इंडिया को, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, उनको पता था ये एक रीजन है। मुगल एम्पायर जब औरंगजेब के पास था, कंदाहार से लेके साउथ तक, वो भी तमिलनाडु, वो मराठाओं को छोड़ के उन्होंने पूरा जीत के रखा हुआ था, वो भी पूरा एक रीजन ही था। तो इतने सारे एम्पायर हमें बता दे कि एक रीजन सबके मेंटली एस्टैब्लिश था कि ये रीजन है, ये हिंदुस्तान कह दो, तुम्हें इसको अपनी सल्तनत का नाम देना है, तुम्हें मराठा कन्फेडरेसी नाम देना है, तुम्हें मुगलिया सल्तनत कहना है, बट है तो ये एक रीजन ही। अच्छा, तो हम उस पे महाराजा रंजीत सिंह ने फिर वहां से वो सोमनाथ के जो दरवाजे थे जी, हाँ, अब उनमें वो शाइनिंग तो थी नहीं 600-700 साल बाद, तो उन्होंने वो लगा के अपने सिखों के फोर्ट्स में लगवा दिए थे। अच्छा। वो आज कहते हैं आज के आगरा में है, बट फिर मतलब गुरुद्वारा में, हाँ, बट फिर बाद में पता चला कि जो गजनी की जो टूम्ब थी, जहां से ये लोग लेके आए थे सोमनाथ के दरवाजे, वहां पे नकली दरवाजे लगवा दिए गए, जिसको अंग्रेजों ने बाद में फिर से जीता। वो ले गए। लॉर्ड एलनबर्ग जो थे, उन्होंने काबुल पे चढ़ाई की थी आज के पूर्वीय राजपूतों को लेके, और उन्होंने हमला किया आज के अफगानिस्तान पश्तून लोगों पे, हाँ, पश्तून या पख्तून बोल दो। तो उन्होंने उनको जीता और फिर उन्होंने सेलिब्रेट की विक्ट्री। फिर बाद में उन्हें पता चला कि गेट्स तो नकली है, असली गेट्स कहाँ गए सोमनाथ के? वो गेट्स पता चले कि यहीं पे थे आगरा में। उन्होंने उसको भी उठा के लेके अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश विक्टोरिया के पास लेके चले गए थे। तो गेट्स हमारे पास है नहीं, बट उनकी एक सेकंड कॉपी इंडिया में अभी भी है। तो एक विजनरी लीडर पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एज अ रीजन, एज अ सब कॉन्टिनेंट हमेशा से एग्जिस्ट करते आया है। सिंधु नहीं, तो जो हिंदुस्तान का हिंदू वर्ड है वो खुद सिंधु नदी से आया है, जो खुद एक पर्शियन वर्ड है। तो हम ये कह सकते हैं इंडस उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, एकदम, मतलब इतना ब्रॉड विजन था, और उसी का ही रूप हम देखते हैं, मैं ये समझती हूँ, है ना? वही तो, जब 1947 में फ्रीडम मिली, जब फाइनली ब्रिटिशर्स गए इंडिया से, तो एक रीजन एस्टैब्लिश हुआ कि कश्मीर से कन्या, तमिलनाडु, केरला तक इंडिया, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अब फिर उसमें, ताकि लोगों के अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसको रिलीजियस बेसिस में डिवाइड किया। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं,
लैंग्वेज के बेसिस हाँ, पर, है ना? हाँ। जैसे उड़ीसा है तो पूरा वो उड़िया जहाँ-जहाँ बोली जाती हाँ, है। स्टेट वाइज भी उसमें State इंडिया में wise अपना डिवीजन हुआ। हाँ। हाँ, हालांकि ये बात भी थी कि 560 प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया में, या उससे भी ज्यादा थे शायद से। 560 और प्लस प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में अभी भी बटे हुए थे, हाँ। कि उन्होंने बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस ब्रिटिशर्स ने उनको ऑप्शन दिया कि आपका क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको इंडिया में जाना है जाओ, आपको अपनी कंट्री एस्टैब्लिश करनी कर लो, वो आपकी चॉइस है, या तो आप हमारे अंदर रहना चाहते हो। तो 3 को छोड़ के बाकी सब ने इंडिया को ही ज्वाइन किया था। वो 3 कौन कौन थे? निजाम थे, वोदियार्स थे, और एक और थे शायद कश्मीर के जो राजा, कश्मीर के राजा, हाँ मोस्ट प्रोबेबली, क्या नाम था उनका? मैं उनका नाम भूल गया। हाँ, कोई बात नहीं। कश्मीर के राजा जो थे, तो इन तीनों ने एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर खैर गोवा भी इंडिया के पास नहीं था, बट सब कॉन्टिनेंट पूरा हमेशा से उसमें जो जीता वो सिकंदर, जिसने जमीन ली वो उसकी हो गई। बट सबको एक जेन्युइन आइडिया था कि ये कंट्री हिंदुस्तान की ही है। अब खैर 1947 के बाद हमें अपनी पूरी कंट्री मिल गई। इंडिया एक पूरा रिपब्लिक इंडिया के रूप में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में एस्टैब्लिश हुआ वर्ल्ड में। हाँ, ये है। बहुत सारे संघर्ष देखे इंडिया ने, मतलब कितनी सारी, क्योंकि यहाँ की इतनी फर्टाइल लैंड थी, तो इसी वजह से इतने सारे इंट्रूडर्स इंडिया में आए। मतलब समय समय से, कब से, मतलब पोरस सिकंदर, वो कहानियां हम बचपन में भी सुनते थे, सिकंदर और पोरस की। राजा की तरह ट्रीट करो एक मेरे को, पोरस ने कहा था। फिर हूण आए, शाका आए, पर्शियंस खुद आए टाइम टू टाइम, फिर सिंध से कैलिफेट आई, फिर गजनी आया, गोरी आया, और फिर वो टूट गया। और एक बार जो वो बैरियर टूटा, वो तो खैर कि हम किसी और पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडिया की मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री क्या है, वो हम किसी और उसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम मराठाओं पे भी अलग डिस्कस करेंगे, हम मराठाओं पे अलग डिस्कस करेंगे, मेडिवल इंडिया की हिस्ट्री में डिस्कस करेंगे, इंडिया के पॉलिटिकल फ्यूचर पे हम डिस्कस करेंगे, हम बहुत सारे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। मतलब पॉडकास्ट करके मतलब काफी अच्छे से खुल के बात हो पाती है। हाँ, ये सबसे अच्छा इसका वो है ना, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि पॉडकास्ट की जाए, क्योंकि जितनी नॉलेज बढ़ती रहती है, जितना हम जानना चाहते हैं और क्यूरियोसिटी होती है जानने की, तो जब हम इस बारे में बात करते हैं तो और नए नए टॉपिक्स निकल के आते हैं। तो आज बात करके अनिरुद्ध बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और अब हम अगला पॉडकास्ट कब करेंगे आपको अगली बार बताएंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो आई होप आप सबको बहुत मजा आएगा। अनिरुद्ध, आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरा गला सूख गया बोलते बोलते। तो फ्रेंड्स, वेलकम, मोस्ट वेलकम, बार बार आइए, देखिए हमारा चैनल, और आपको बहुत मजा आएगा। नॉलेज की बहुत, हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत कुछ समझने को यहाँ पर मिलेगा। हिस्ट्री में बोलिए। हिस्ट्री में आप लोगों को बहुत सारे हिस्टोरिकल टॉपिक्स मिलेंगे डिस्कस करने को। हम पॉडकास्ट डालना शुरू करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स, मराठा कन्फेडरेसी बात करेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे, इंडियन किंग्स की गलतियां क्या थी, सही डिसीजंस क्या थे, उन पे बात करेंगे, किसी भी रिलीजियस टॉपिक पे बात करेंगे, बट जो भी रैशनल थिंकिंग पे डिस्कस होगा, इंस्टेड ऑफ किसी भी हेट पे नहीं जाएंगे, हम रैशनल थिंकिंग में बात करेंगे, हम उनके प्रैग्मेटिक अप्रोच पे ज्यादा जाएंगे। फिर इंडिया की फ्यूचर पॉलिटिक्स, इंडिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आजकल क्या चल रही है उस पर हम बात करेंगे। आप लोग कमेंट से बताइए आप कैसा लगा, और आप लोग के हिसाब से इंडिया कंट्री थी कि नहीं इंडिपेंडेंस से पहले, ये कमेंट से बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू। भगवान।